फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन के लिए मैं आपके सामने हूं रिलायबल की तरफ से। और आज 30 जनवरी 2023 मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v। तो डायग्राम बनाते चलते हैं साथ साथ। एक बुलेट है 10 ग्राम में, उसको स्मॉल m मास मान लेता हूं, उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है v। ठीक है। हिट्स द बॉल प्लेस्ड ऑन ए टावर ऑफ हाइट 20 मीटर। कोई एक बॉल रखी हुई है, उसके मास को कैपिटल एम मान लेते हैं और वो किसी टावर पे रखी हुई है जिस टावर की हाइट है 20 मीटर। यहां ग्राउंड बना लेते हैं। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर कोलिजन बुलेट हिट्स द ग्राउंड 120 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कोलिजन के बाद ये जो बुलेट है ये यहां से 120 मीटर दूर जाके गिरती है। 120 मीटर दूर जाके बुलेट को स्मॉल एम से डिनोट कर रहा हूं, गिरती है। और क्या लिखा हुआ है, बॉल हिट्स ग्राउंड 30 मीटर। और बॉल गिरती है 30 मीटर। बॉल को यहां मान लेते हैं डायग्राम में, कैपिटल एम मास, यहां से 30 की डिस्टेंस पर 30 मीटर। ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी v। इस v को कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, मोमेंटम कंजर्वेशन पर बेस्ड। थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल मोशन भी यूज में आ सकता है, देखें कैसे। देखो, टक्कर से जस्ट पहले के हालात आपके सामने है। कोलिजन के ठीक बाद मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। ठीक है। अगर मुझे कहीं से v1 v2 पता चल जाएगा तो मैं इन दोनों के सिस्टम पर उस कोलिजन के ड्यूरेशन के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा और मुझे ये v पता चल जाएगा। अब v1 v2 कैसे पता करें, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल हो गया। जैसे इस बॉल को देखें तो ये वैसे पैराबोलिक पाथ पर मूव करते हुए 30 मीटर दूर आके गिरी। 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट है, तो जो टाइम लगा होगा वो लगेगा √2h/g। √2h/g 2 सेकंड का समय लगेगा। 2 सेकंड में अगर ये बॉल 30 मीटर दूर आके गिरी है तो इसको जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली होगी, जो मैंने v1 माना है, तो आप खुद सोचो 30 मीटर दूर आना है 2 सेकंड में, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट रहेगी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। सेम ऐसी वो जो बुलेट है वो 120 मीटर दूर आके गिरी है, टाइम तो उसको भी उतना ही लगा होगा 2 सेकंड का, तो जो बुलेट की वेलोसिटी होगी टक्कर के ठीक बाद वो कितनी हो जाएगी, 60 मीटर पर सेकंड। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं बुलेट और बॉल के सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम था बुलेट का इतना, बॉल का 0। टक्कर के बाद बुलेट का है m इंटू उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बॉल का है कैपिटल M इंटू उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब जो मासेस गिवन है आप देखें, 10 ग्राम 20 ग्राम, वो पुट कर देते हैं। बुलेट का मास है 10 ग्राम, बुलेट का मास है 10 ग्राम। यूनिट चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। और बॉल का मास जो है वो गिवन है, बुलेट 30 मीटर वेलोसिटी v। मुझे लगता है इसमें कैपिटल M भी गिवन होगा उस बॉल का मास, जो कि यहाँ पुट करना होगा। वैसे मेमोरी बेस्ड है, तो जैसा स्टूडेंट ने बताया हो सकता है उसको कुछ डेटा याद रहा हो, कुछ नहीं याद रहा हो, कोई बात नहीं, कंसेप्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं अपन लोग। तो जो भी कैपिटल M की वैल्यू थी आप पुट कर देंगे, उससे आपके पास इस v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंटम कंजर्वेशन प्लस प्रोजेक्टाइल मोशन की बहुत बेसिक नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है pt स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, वेयर t इज द टेम्परेचर, p इज द प्रेशर, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। है ना, अगेन सिंपल क्वेश्चन। हम जानते हैं कि एक्सपेंशन, जब हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपेंड होती है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन तक पहुंचना तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है, गामा टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर के। यहां से हमसे पूछा गामा की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो जो गामा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv/v/dt। अब मेरा टारगेट है, मुझे dv/dt चाहिए। dv/dt कहां से लाएंगे, यहां से अरेंज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। देखो, तो dv/dt तक पहुंचना है ना, तो p को हटाना पड़ेगा। p को हटाने के लिए मैं आइडियल गैस इक्वेशन pv इक्वल्स टू nRT को यूज में ले रहा हूं, और p की जगह लिख दूंगा मैं nRT/v इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहां से लिख सकता हूं मैं t³ इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इंटू v। nr को कॉन्स्टेंट मानते हुए एक नया कॉन्स्टेंट हो गया ये c। सही लिखा मैंने, ठीक है।
अब मुझे dv बाई dt चाहिए, दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो 3t स्क्वायर इक्वल्स टू c dv बाई dt, है ना। और dv बाई dt की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर बाय c, यहां पुट कर देते हैं, गामा आ जाएगा अपना 1/v इंटू dv बाई dt आया 3t स्क्वायर डिवाइड बाय c। c की वैल्यू यहां से आ रही है t क्यूब बाय v, c की जगह लिख दो t क्यूब बाय v, v से v उड़ा दो, t स्क्वायर से t स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 3 बाय t मतलब d आंसर। ठीक है, तो अगेन सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं बच्चों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर, डायग्राम बनाना चाहिए हमेशा एग्जाम के दौरान जब भी सवाल पढ़े। कोई रॉड है, इसकी लेंथ है 2 मीटर, में लेंथ l मान लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, ठीक है, हैविंग डेंसिटी d, is rotated with uniform angular velocity omega about the axis passing through the center of rod। इस सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट रॉड को ओमेगा से घुमाया जा रहा है। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज E, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी E है। देन वी हैव टू फाइंड ओमेगा। तो बहुत अगेन सिंपल क्वेश्चन, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे इसकी एनर्जी लिखनी होती तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से लिखते हैं हाफ आई, मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बच्चों, ml स्क्वायर बाय 12, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तक पहुंचना है तो ओमेगा को लिख दूंगा मैं यहां से 24e अपॉन ml स्क्वायर रूट के अंदर। इसको मैच कराना है इसके साथ, इसको थोड़ा सा और ढंग से लिख लेते हैं, 24 टाइम्स e अपॉन l, लेंथ है 2 मीटर, उसका स्क्वायर रखूंगा तो 4 आ जाएगा। मास को लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो 4 से कटेगा ये 6 बार, सही बात है, और लेंथ थी अपनी 2 मीटर, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो ये अपना आ गया रूट ऑफ 3e अपॉन AD। इसको आप इससे कंपेयर करें तो x की वैल्यू 3 आ रही है, इट मींस आंसर होना चाहिए 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। मान लेते हैं पार्टिकल को यहां से स्टार्ट करना है, यहां तक आना है, और टोटल डिस्टेंस का जो शुरू की आधी डिस्टेंस है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेता हूं। अब उसका हाफ मार्क बना दो, मतलब d डिस्टेंस तक उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स। ये ढंग से पढ़ना है, जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है उसमें उसको जितना भी टाइम लगने वाला है उसको 2 इक्वल टाइम में बंटवारा कर दिया, है ना, विद स्पीड 10 एंड 15। तो मान लेता हूं कि यहां से यहां तक आने में सपोज उसको टोटल टाइम t लगने वाला है, तो उस t के भी 2 टुकड़े करो, t/2 माना शुरू के t/2 में वो यहां से यहां तक पहुंचा, अगले t/2 में यहां से यहां तक आया। ये इक्वल लेंथ नहीं है, टाइम वाइज इक्वल है ना। यहां पे उसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ये t/2 समय की बात चल रही है, यहां उसकी रफ्तार है 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहां भी t/2 लगा है। वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है बच्चों, 2d अपॉन टोटल टाइम। ये वाला टाइम लिखना तो बहुत इजी है, वो बचपन वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कांस्टेंट स्पीड करूंगा तो टाइम आ जाएगा, प्लस यहां से यहां तक का टाइम मैंने अज्यूम करा है t। अब बस मुझे इस t को हटाना है इन टर्म्स ऑफ d, ताकि ये d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। t को हटाने के लिए देखें आप, यहां से यहां तक टोटल जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है d, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल प्लस ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल। ये डिस्टेंस ट्रेवल लिखूंगा स्पीड इंटू टाइम से, स्पीड है 10, टाइम लगा है t/2। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, स्पीड है 15, टाइम लगा है t/2। यहां से आपके पास t की वैल्यू चाहिए ना अपन को, तो कितनी आ जाएगी, 2d, 2 उधर चल जाएगा, डिवाइड बाय 25। एक बार कैलकुलेशन आप वापस से चेक कर लेना, है ना, तो 2d अपॉन 25। t की वैल्यू उठाकर आप यहां रखें, सॉल्व करें, आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, जिसको आप इससे कंपेयर कर लेंगे, तो आपका आंसर 7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। टू आइसोलेटेड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर्स, 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स है, आइसोलेटेड है मतलब बहुत दूर दूर रखे हुए, ऑफ रेडियस r एंड 2r, इसकी रेडियस है r, इसकी है 2r, हैविंग सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। कंडक्टर है चाहे सॉलिड है, कैसे भी आप चार्ज दोगे तो सरफेस पे आ जाएगा अपने आप, है ना, तो सेम चार्ज की डेंसिटी है, मान लेते हैं वो सिग्मा है।
Now the spheres are connected by thin conducting wire and the surface charge density in, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है ना, चार्ज डेंसिटी आया है, डेंसिटी बिकम सिग्मा एंड सिग्मा डैश। ये बोल रहे हैं कि हमने दोनों को कनेक्ट किया वायर से कनेक्शन बनाने के बाद जब फिर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, चार्ज इधर से उधर गया होगा, चार्ज की डेंसिटी जो है वो कितनी हो जाती है, सिग्मा एंड सिग्मा डैश। फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा डैश। ये बोल रहे हैं कि ऐसे कनेक्शन बनाया हमने, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ और फाइनल जो चार्ज की डेंसिटी है वो सिग्मा एंड सिग्मा डैश है, तो हमको उनका रेशियो निकालना। तो एक काम करते हैं ना, जैसे इसके पास जो इनिशियल चार्ज था वो था चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। ये इनिशियल चार्ज लिख रहा हूं, इसका इनिशियल चार्ज था चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया 4 पाई आर, मतलब 2r का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको q मान लूं तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 का भी एक एक्स्ट्रा स्क्वायर, तो ये 4q आ जाएगा। मतलब इसके पास q चार्ज था, इसके पास 4q चार्ज था। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, फाइनल जब चार्ज का फ्लो बंद हो गया होगा तब का डायग्राम बनाते हैं, है ना। इस वायर में करंट 0 हो चुका है, मतलब यहां का नेट पोटेंशियल और यहां का नेट पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। अब मान लेता हूं इस पर चार्ज है q1, तो इस पे टोटल चार्ज सिस्टम का 5q है ना, उसके हिसाब से 5q माइनस q1। पोटेंशियल यहां और वहां के इक्वल कर देंगे। यहां का पोटेंशियल है बच्चों k q बाय r और उसका पोटेंशियल है k टाइम्स 5q माइनस q1 डिवाइड बाय 2r। ये k बाय r से k बाय r उड़ा देते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। 2q1 इक्वल्स टू 5q माइनस q1। यहां से अपने पास q1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5q बाय 3, है ना। q1 आ गया, ये मेरे पास आ गया 5q बाय 3 और रिमेनिंग चार्ज इस पर होगा ना। इसके पास कितना चार्ज है 5q माइनस q1, तो q1 की जगह 5q बाय 3 रख दूं, कितना आएगा 5 माइनस 5 बाय 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 10q बाय 3। सही है, 5q बाय 3 10q बाय 3। अब क्या पूछा है देखो, इन्होंने बोला है कि चार्ज की डेंसिटी बिकम्स सिग्मा एंड सिग्मा डैश। चार्ज की डेंसिटी सिग्मा एंड सिग्मा डैश हो जाती है। तो चार्ज की डेंसिटी, ओके, इनिशियल चार्ज की डेंसिटी क्या थी, उसको सिग्मा, गलत सिंबल मान लिया अपन ने, इसको हटा देते हैं। नई चार्ज की डेंसिटी बोल रहे हैं, इसकी सिग्मा है, इसकी सिग्मा डैश है, तो हमको रेशियो निकालना है। अब तो बहुत सिंपल है, तो एक काम कर लें, पहले कुछ कैलकुलेशन पार्ट जो अपन कर चुके हैं वो हटा देते हैं। तो इसकी चार्ज की डेंसिटी सिग्मा है, उसकी सिग्मा डैश है, वी हैव टू फाइंड सिग्मा अपॉन सिग्मा डैश। इसकी चार्ज की डेंसिटी लिखते हैं, इस पर टोटल चार्ज अपॉन इसका सरफेस एरिया डिवाइड बाय उसका टोटल चार्ज 10q बाय 3 अपॉन उसका सरफेस एरिया 4 पाई r की जगह 2r आएगा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 5q बाय 3 है, ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर कितना आ गया अपना 5 बाय 4, है ना, पाई आर स्क्वायर भी उड़ा दिया मैंने, ये मान के चल रहा हूं 5 बाय 4 और ये इनटू ये कितना आ जाएगा 4 16 16 डिवाइड बाय 10, तो ये 4 टाइम्स, ये 2 बार, तो 2 आ जाएगा आंसर 2। तो फाइंड द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड सिग्मा डैश। ये मैंने सिग्मा अपॉन सिग्मा डैश निकाला है, हो सकता है एग्जाम में शायद सिग्मा डैश बाय सिग्मा पूछा हो, बड़े वाले का चार्ज की डेंसिटी अपॉन छोटे वाले की, तो आंसर 0.5 आ जाएगा। और अगर ये पूछा है कि छोटे वाले की चार्ज की डेंसिटी अपॉन बड़े वाले की, तो फिर 2 आंसर आ जाएगा। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो था, लेकिन ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं मान सकते इसको। चलिए 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर ए प्रोसेस व्हेन हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। उन्होंने बता दिया कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, कोई बॉडी है या कोई गैस मान लो, गैस मान लेते हैं, इसको हीट दी जाती है। कोई सिस्टम है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, हम बाहर से उस गैस को हीट देते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए। कुछ स्टेटमेंट है, हमको सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं वो चूज करने हैं। पहला स्टेटमेंट, वर्क डन बाय गैस इज नेगेटिव। तो गैस पॉजिटिव वर्क करेगी या नेगेटिव, उसके लिए इस बात का आइडिया लगना चाहिए कि गैस के वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है। तो एक काम करें, फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देखते हैं। Q इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा यू। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर में चेंज ही नहीं हुआ, और हीट गैस ने एब्सॉर्ब की है तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव होगा। तो S1 रॉन्ग हो गया।
S2 में लिखा वर्क डन बाय गैस इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। S3 इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। S4 इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, मींस ये गलत हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, ये गलत हो जाएगा। तो सही स्टेटमेंट है S2 एंड S3, इट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मॉडर्न फिजिक्स बोर एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड, बहुत सिंपल क्वेश्चन। In a hydrogen atom, the speed of electron in the 7th orbit is 3.6 into 10 to the power 6. हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन n बराबर 7 में है, उसकी स्पीड गिवन है। ये पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में होगा तो स्पीड क्या होगी। आपको सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, आपको सिर्फ इतना सा आइडिया होना चाहिए कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड प्रोपोर्शनल होती है z बाय n के। सही बात है ना। मैं ऐसे बोल सकता हूं यहां से स्पीड इनटू n फॉर ए पर्टिकुलर एटम, z फिक्स है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो जैसे स्पीड गिवन है 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू किस ऑर्बिट में गिवन है, 7th में, इक्वल्स टू स्पीड उसकी थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी, सपोज v डैश इंटू ऑर्बिट का नंबर थर्ड। यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास v डैश की वैल्यू आ जाएगी जो कि 8.4 इंटू 10 टू पावर 6 आता है। आप देख भी सकते हैं, 3 को डिवाइड कर दीजिए, ये लगभग 1 से थोड़ा सा बड़ा है, इंटू 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 के आसपास का आना चाहिए। तो ऑप्शन से भी आप आइडिया लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर। एक कन्वर्जिंग मिरर बना लेते हैं, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस गिवन है 40 सेंटीमीटर। उसकी रियल इमेज बनती है, रियल बन रही है इसका मतलब सामने बनेगी इमेज, और कितनी डिस्टेंस पर बनती है ये भी गिवन है 120 सेंटीमीटर पर। आगे देखते हैं, स्केल यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस हैज 20 डिविजन्स। हम जिस स्केल की हेल्प से यहां पर ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उसके बारे में बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 20 डिविजन्स हैं। टोटल 20 डिवीजन 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर एक डिवीजन 1/20 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम उस स्केल का क्या बोल सकते हैं बच्चों, लीस्ट काउंट। द एरर इन फोकल लेंथ इज 1/k सेंटीमीटर। फोकल लेंथ की कैलकुलेशन में कितनी एरर हो सकती है, तो मिरर फॉर्मूला अप्लाई करें पहले। तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एरर का सवाल है और सिंपल क्वेश्चन है। अब मुझे फोकल लेंथ में एरर चाहिए और v और u के मेजरमेंट में एरर हो सकती है, क्योंकि स्केल में एरर पॉसिबल है, स्केल से जब मेजरमेंट करेंगे। तो एरर का फॉर्मूला निकालने के लिए काम करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो -1/v स्क्वायर dv -1/u स्क्वायर du -1/f स्क्वायर df। ठीक है भाई, ये माइनस 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 उड़ा देते हैं। हमको एरर इन फोकल लेंथ तक पहुंचना है, मतलब मुझे df की वैल्यू तक पहुंचना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। 1/v स्क्वायर, v की जो एक्यूरेट वैल्यू है वो है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू dv। dv का मतलब हो जाएगा v के मेजरमेंट में जो ज्यादा से ज्यादा एरर हो सकती है, तो जिस स्केल से मेजर कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट होगा वही v के मेजरमेंट या u के मेजरमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है। तो dv की जगह आ जाएगा 1/20। ये सेंटीमीटर में चल रहा है, नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर में था, है ना, तो 1 सेंटीमीटर में आएगा यहां तक, प्लस 1/u स्क्वायर, u है 40 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, du वापस वही स्केल का लीस्ट काउंट 1/20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/f स्क्वायर। f निकाल लेंगे भी अलग से, इंटू f स्क्वायर, सॉरी, इंटू df। f निकालने के लिए इस फॉर्मूले के अंदर आप साइन के साथ वैल्यूज को पुट कर दें। एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इमेज का कोऑर्डिनेट है -120 प्लस 1/u ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है -40 इक्वल्स टू 1/f। पूरा सॉल्व करें क्या? तो यहां से आपके पास माइनस को उधर ले जाते हैं, 120 एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 + 3 इक्वल्स टू -1/f आ जाएगा। तो ये 3 4 4 थी 12, f आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो f की जगह -30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर लिख दो। यहां से आप बहुत इजीली df तक पहुंच सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहां से जो df की वैल्यू आने वाली है, आप देखें एक बार,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां तो लफड़ा है ही नहीं, ये तो कट जाएगा पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां का सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सीधे सीधे ये जो सेंटीमीटर में लिखा हुआ है ना, तो डीएफ की वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर में आ जाएगी, और वो भी यही चाहते हैं कि आप डीएफ की वैल्यू सेंटीमीटर में पता कर लें। इस बात का जरूर ध्यान रखें, उन्होंने डीएफ नहीं पूछा है, डीएफ जो आएगा उसको 1/k के बराबर करना है आपको, वहां से जो k की वैल्यू आएगी वो अपना आंसर होगा 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मैं सी से डिनोट कर रहा हूं, लास्ट में वैल्यू पुट कर लेंगे। चार्ज टू ए वोल्टेज 100 वोल्ट, हमने इसको एक सेल से चार्ज करा जिसका ईएमएफ गिवन है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए ई मान लेता हूं ईएमएफ को। इसको चार्ज किया तो इस पे चार्ज की वैल्यू आ चुकी होगी बच्चों सीई माइनस सी, है ना, स्टडी स्टेट आ चुकी है। फिर आगे देखते हैं, फिर हमने क्या करा, इस सेल को हटाया और उस चार्ज कैपेसिटर जिस पे चार्ज की वैल्यू ये थी, है ना, कोई एक आइडेंटिकल कैपेसिटर जो कि अनचार्ज था, जिसके पास चार्ज नहीं है, आइडेंटिकल है, दोनों के कैपेसिटेंस सेम है, तो हमको बताना है कि इस प्रोसेस में जैसे कनेक्ट करेंगे चार्ज का फ्लो होगा, फिर से नई स्टडी स्टेट आएगी, इस प्रोसेस में कितनी हीट जनरेट होगी। तो देखो ये है जस्ट आफ्टर कनेक्शन, और जब बहुत देर हो चुकी है, स्टडी स्टेट आ चुकी है, तब का डायग्राम बना लेते हैं। सी कैपेसिटेंस, मैंने माना कि यहाँ 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट, मैंने माना यहाँ V वोल्ट है, तो यहाँ भी V वोल्ट होगा। इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज का समेशन और इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज का समेशन जो है वो इक्वेट कर देंगे। इनका टोटल चार्ज कितना है, CE प्लस 0, इसका चार्ज देखो आप CV तो टोटल 2CV, यहां से V की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, E/2। अब हीट तक पहुंचना बहुत इजी है। हीट तक ऐसे पहुंच सकते हैं, इस सिस्टम के पास जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी, इस सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जी है, उसमें जितना भी डिक्रीमेंट आया होगा एनर्जी में, सिस्टम की एनर्जी में जितनी कमी आएगी वो सारा का सारा हीट की फॉर्म में निकल गया होगा। यहां एनर्जी कितनी थी, हाफ CE², दूसरे कैपेसिटर की 0, तो इनिशियल सिस्टम की एनर्जी इतनी थी, माइनस फाइनल एक साथ लिख देते हैं 2 टाइम्स किसी एक कैपेसिटर की हाफ C और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व करके देख सकते हैं, तो CE²/2 तो कॉमन बाहर ले लेते हैं, CE²/2 बाहर आ गया, CE²/2 बाहर आ गया, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 और आ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों CE²/4। वैल्यू पुट करके देखें, कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैरेड, E है 100 तो उसका स्क्वायर 10⁴ हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, तो ये गया 4 और 2 6, 1/4 एंड द हीट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। कुछ मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन, फिर से चेक करें एक बार। हाफ CE² एनर्जी इसकी थी, इसके पास 0 थी, है ना, और फाइनली 2CV यहां पर CE था, तो ये आ गया अपना E/2, तो 2 टाइम्स हाफ कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल डिफरेंस E/2 का स्क्वायर, तो हाफ CE² मैंने बाहर ले लिया, और 1 माइनस 1/2 तो हाफ आया, तो CE²/4 आ रहा है। हो सकता है कुछ बच्चे ने डेटा गलत बताया हो, बाय चांस हो सकता है ना। एक बार आप जो आपके दिमाग में डेटा हो, आपको अगर क्वेश्चन याद हो, कंसेप्ट यही है ना, कंसेप्ट में कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है अपन को। इन जूल 1/4 आना चाहिए। चलिए मेरे हिसाब से आंसर अगर डेटा ये है ना, तो ठीक है, अपन आंसर निकाल लिया है, CE²/4 आएगा। इनकी टर्म्स में आप डेटा पुट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन का बहुत इजी क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM ऑफ टाइम पीरियड T, पार्टिकल का टाइम पीरियड गिवन है T, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन गिवन बाय दिस। वो जो SHM कर रहा है उसकी इक्वेशन है A sin ω t। इस इक्वेशन से ही नजर आ रहा है इसको देखने से कि उसका इनिशियल फेज एंगल 0 है, इसका मतलब इनिशियली वो मीन पोजीशन पर है, ये पार्टिकल है मीन पर है, T बराबर 0 पर, और साथ साथ पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है ना। इसको देखने से आइडिया लगाइए। आगे वो पूछते हैं कि इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट टाइम T बराबर T/n, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx² होता है SHM में। ये मैक्सिमम कहां होती है, जहां पर x का मैक्सिमम आ जाए, मतलब पार्टिकल या तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाए या नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाए। तो पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पर कब कब पहुंचेगा, जैसे यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, T/4, या यहां से यहां तक आया, फिर मीन पर गया, फिर उधर गया, मीन्स 3T/4। इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि T/n,
तो t बाय n बोलना चाह रहे हैं और इंटीजर अगर टाइप का सवाल है तो t बाय n इससे कंपेयर करो आप, n की वैल्यू 4 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन थे अभी तक। तो बहुत ऐसा है कि मतलब अगर आप नोट्स रिवाइज करके गए हो, आप क्लास में बहुत ढंग से पढ़ते हो, आपको बेसिक फॉर्मूले आते हैं, तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस सही करके आ सकते हो।